नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेज यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। होर्मुज में एक बार फिर से संकट पैदा हो गया है। ईरान और अमेरिका का युद्ध एक बार। अभी जो खबरें आ रही थी, आप जानते हैं कि युद्ध विराम हो गया है, कई दिन तक युद्ध विराम रहा। लेकिन आज खबर आई है कि होर्मुज का संकट, यानी कि होर्मुज को बंद कर दिया है ईरान ने। और अब जानते हैं कि लगभग 20% व्यापार पूरे विश्व का वो स्टेट ऑफ होर्मुज से निकलता है। अब वहां पर अगर इस तरह का घटनाक्रम हो गया है, तो भारत जैसा मुल्क जिसकी आर्थिक स्थिति पर पहले ही बड़े सवाल खड़े हो रहे थे, उसके लिए अब क्या रास्ता बचा? क्या हमारे लिए संकट और गहराएगा? और हमारी जो आर्थिक स्थिति है, भारत की आर्थिक स्थिति के बारे में हमने बातचीत की देश के जाने माने पत्रकार आशुतोष जी के साथ। आप सुनिए जरा बातचीत, उन्होंने क्या कहा। आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को प्लीज लाइक करें, हमारे चैनल को आप ज्वाइन करें, जिससे हमें आर्थिक सहायता मिलेगी। आपकी छोटी सी आर्थिक मदद हमारे लिए बड़ा वित्तीय सहयोग होगा। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अभी बातचीत सुनिए जरा आशुतोष जी के साथ। सर, थोड़ा सा इकोनॉमी की तो बात समझाइए सर। लोग बड़े परेशान है, सारे अर्थशास्त्री कह रहे हैं हालत खराब है, सुरजीत भल्ला भी पाला बदल के कह रहे हैं हालत खराब है, लेकिन ये सरकार वाले तो कह रहे हैं कि हम तो गजब के दिनों में चल रहे हैं। अब भैया सरकार कहां से डेटा लेके आई, सरकारी इस बात का जवाब दे सकती है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि कम से कम दो लोग जो सरकार के साथ जिन्होंने काम किया है, एक का तो आपने नाम लिया डॉक्टर सुरजीत भल्ला का। सुरजीत भल्ला ने जो लेख लिखा है उसमें इस सरकार की बहुत लानत मलानत की है। कहा है कि सरकार आप चुनाव पे चुनाव जीते जा रहे हैं लेकिन आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। और उन्होंने ये कहा कि आप मनमोहन सिंह की सरकार को आप फ्रेजाइल 5 में रखते थे, फ्रेजाइल 5 की बात करते थे और उसके आधार पर कहते थे कि मनमोहन सिंह की सरकार ने तो अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया है। आप फ्रेजाइल 2 में हैं, मतलब मनमोहन सिंह से ज्यादा खराब स्थिति है और भारत को तुर्की के साथ रख दिया उन्होंने। दूसरे जो हैं वो है एक्स फाइनेंस सेक्रेटरी सुभाष चंद्र गर्ग, जिनसे मैंने बात की, जिन्होंने पिछले दिनों डेक्कन हेराल्ड में लेख लिखा है। उसमें उन्होंने लिखा कि इंडिया हैज मूव्ड फ्रॉम फ्रेजाइल 5 टू वल्नरेबल 1। और उन्होंने कहा तुर्की क्या चीज होता है, भारत की तुलना तुर्की से थोड़ी होगी। यानी वो मान के चल रहे हैं कि आज के मौजूदा माहौल में भारत की स्थिति बहुत खराब है आर्थिक संकट की। और उसके लिए वो स्पष्ट तौर पे कारण बताते हैं। बोले अगर भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति अच्छी होती तो भारत जो चौथे नंबर पे दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, छठे नंबर पे थोड़ी जाता। दूसरा, अगर भारत का की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी थी तो पिछले कुछ दिनों के में हमारा जो स्टॉक मार्केट है जो ऊपर बूम कर रहा था, वो उसका वैल्यूएशन जो है वो 2 पॉइंट नीचे नहीं जाता। पहले हम 5वें नंबर पे थे, अब हम 7वें नंबर पे चले गए। ताइवान और दक्षिण कोरिया हमसे आगे निकल गया। ये क्यों हो रहा? साथ ही साथ जो रुपया है वो 97 तक भाग रहा और आरबीआई उसको संभालने की कोशिश कर रही। सरकार को कुछ कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। हमारा जो नेट एफडीआई है वो आज की तारीख में बहुत कम है पहले की तुलना में। हमारा जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है वो पिछले 6 साल में कम से कम 4 बार ऐसा हुआ है जब वो 1.5 लाख करोड़ से ऊपर देश के बाहर गया हुआ है। इस साल जनवरी से लेकर अभी तक मई तक 2.25 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान के मार्केट से बाहर निकल गया, यानी इक्विटी मार्केट से बाहर चला गया है। हमारी जो अपनी कंपनीज हैं, जो हिंदुस्तानी कंपनी है, वो भारत के अंदर इन्वेस्ट करने की कोई दिलचस्पी नहीं है। और उसके दो बड़े कारण हैं। एक तो हमारी इकोनॉमी कॉम्पिटिटिव नहीं है, यहाँ रेगुलेशंस नहीं है, यहाँ कोर्ट, लोगों को लगता है कि कुछ 2-4 कंपनियों या 1-2 कंपनियों को ही सरकार फायदा पहुंचाती है। चाहे कोर्ट्स हो तो वो फायदा पहुंचाती, एजेंसीज रेगुलेटर हैं वो उनको फायदा पहुंचाती, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। ऐसे में कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है कि अगर कल कोई अंतर्राष्ट्रीय कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी आ जाए और वो किसी कानूनी पचड़े में फंस जाए तो उसको लगता है कि उसको उसके साथ न्याय नहीं होगा। एक तो ये बड़ा कारण है कि हमारी जो इकोनॉमिक फील्ड है, बैटल फील्ड है, वो कॉम्पिटिटिव नहीं रह गया है। उसके बारे में ये परसेप्शन बन रहा है कि वो 1-2 कंपनियों को ही फायदा पहुंचाने के लिए काम करती है। दूसरी बड़ी बात यह कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं जो आने वाले 25 साल तक पूरी दुनिया को कंट्रोल करेंगे या दुनिया को चलाएंगे, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चिप्स मेकिंग, ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये 5 वो हैं जो दरअसल आने वाले समय में दुनिया को चलाएंगे। हमें बता दीजिए कि हम इन 5 में से किस में मार्केट लीडर है? किसी में नहीं। गेहूं बेचने में है सर। गेहूं भी नहीं बेच पा रहे ठीक से। सेमीकंडक्टर ताइवान, चाइना ताइवान को क्यों चाहता? क्योंकि सेमीकंडक्टर का लीडर है वो।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में अमेरिका और चाइना लगभग बराबर है, बल्कि चाइना आगे भी निकलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के मामले में चाइना 70% मार्केट को कंट्रोल करता है। बिल्कुल। हमारी हालत क्या है कि हम जिस आईफोन को यहां से असेंबल करके एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसके सारे पुर्जे चाइना से आते हैं। और अभी चाइना ने डिक्री 834, 835 यानी चाइनीज शासनादेश आया है 834, 835, जिसमें उसने कहा है कि हम किन कंपनियों को, जो हमारा जो एक्सपोर्ट है उस पर हम रेस्ट्रिक्शन लगाने वाले हैं। तो चाइना अगर इस बात पर जिद कर रहा है कि भाई सामान हमारा हिंदुस्तान मंगाता है अपने देश में और उसको असेंबल करता है, और फिर हमारे ही आईफोन के मार्केट को वो नुकसान पहुंचाता है, तो भाई हम क्यों अपने आईफोन के पार्ट्स को हिंदुस्तान को एक्सपोर्ट करने दें। या सोलर एनर्जी के मामले में चाइना आज की तारीख में मार्केट लीडर है। हम भी सोलर एनर्जी के मामले में अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम दावा करते हैं कि हम 200 गीगावाट तक हम प्रोड्यूस कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी। लेकिन सोलर एनर्जी के जो सोलर पैनल्स हैं वो तो सारा चाइना से इंपोर्ट करते हैं। तो चाइना अगर सोलर पैनल का एक्सपोर्ट बंद कर दे भारत को, आईफोन के सारे पार्ट्स का एक्सपोर्ट अगर बंद कर दे, तो भारत की जो स्मार्टफोन की जो इंडस्ट्री वो चौपट हो जाएगी, सोलर एनर्जी का धंधा चौपट हो जाएगा। तो आपने उन इकोनॉमी पे, उन टेक्नोलॉजी पे काम ही नहीं किया जो दरअसल पूरी दुनिया को लीड कर रहे हैं। अब जहां पे ये कंपनियां हैं, लोग उस पर पैसा लगा रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि आज अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनी में पैसा लगाएंगे तो 20 साल के बाद, 10 साल के बाद, 20 महीने के बाद हमको उसका प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि लोग अब इन कंपनियों में पैसा लगा रहे हैं। हमारे वो कंपनी है नहीं। आप मुझे बता दीजिए, टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, इन्होंने कौन सा ग्लोबल ब्रांड बनाया आज तक? ये तो इसमें से ज्यादातर वो हैं जो सरकार की मदद से बड़े धन्ना सेठ बने हुए। भाई स्टीव एप्पल ने दुनिया को आईफोन दिया, बिल्कुल। मार्क जकरबर्ग ने दुनिया को फेसबुक दिया, एनवीडिया नाम की कंपनी जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, जिसका वैल्यूएशन $5 ट्रिलियन का है, यानी भारत से भी ज्यादा बड़ा है, वो आज की तारीख में आर्टिफिशियल चिप्स की लीडर है, वो दिया। चाइना ने, टेस्ला ने आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल दिए। हमारे यहाँ अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला ने कौन सी चीज दी जिसके आधार पर दुनिया में बदलाव हो जाए? कुछ भी नहीं। भाई माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स ने दिया था ना, कि नहीं दिया? बिल्कुल सर, विंडोज। दिया दिया। गूगल अमेरिका से आया ना, हमने तो नहीं दिया। तो फिर हमारी इकोनॉमी क्यों आगे बढ़ेगी? तो अब ये जो डेटा आया है, इसमें इन्होंने एक चालाकी ये की है कि 2022-2023 का को बेस ईयर मान लिया है, जबकि हमारा जो उस वक्त की जीडीपी ग्रोथ थी वो कम थी। अब उसको बेस ईयर मान के आपने नए डेटा कलेक्ट कर दिए हैं, और जो आईएमएफ का डेटा है वो कहता है कि भारत का जो जीडीपी ग्रोथ है वो 4.2 के आसपास है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो आईएमएफ का है वो 4.2 की बात कर रहा है। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि भारत की जो ग्रोथ है वो 4% से ऊपर नहीं है। डेटा आपका सस्पेक्ट है। तो आर्थिक स्थिति हमारी ठीक नहीं, और जॉबलेसनेस तो दिखाई पड़ रही है। चलिए छोड़ दीजिए आप, जॉबलेसनेस तो चारों तरफ दिखाई पड़ रही है, लोगों की तनख्वाह ही नहीं बढ़ रही। हमने आपने टीवी इंडस्ट्री में काम किया जबकि तनख्वाहें बढ़ा करते, अब तो तनख्वाह भी नहीं बढ़ रही। तो ये कहना कि अर्थव्यवस्था की स्थिति अच्छी है, मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता। ना। तो देखिए, ये थी हमारी बातचीत आशुतोष जी के साथ। अब ये सारे फैक्टर्स तो हैं जिनकी वजह से कहा जा सकता है कि भारत की जो आर्थिक स्थिति है, आरबीआई ने भी चेताया है, ऊपर से मौसम की जो मार पड़ने वाली है या पड़ सकती है, एल नीनो की जो खबरें आ रही हैं कि इस बरस एल नीनो है, ये सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि आर्थिक स्थिति पर क्या असर पड़ेगा। नौकरियों का संकट देखिए, नौकरियां जा रही हैं, लोगों की नौकरी नहीं मिल रही है। ऐसे में हॉर्मुज का जो संकट एक बार दोबारा शुरू हो गया है तो वो और चिंता की बात है। अभी लोगों को लग रहा था, एक राहत की सांस सारी दुनिया ले रही थी कि भाई समझौता हो गया है, पीस टॉक्स चल रही थी, बातचीत हो जाएगी और ये युद्ध किसी तरीके से रुकेगा। लेकिन ये युद्ध तो अब दोबारा शुरू होता हुआ दिख रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जो खोल दिया गया था बंद हो गया, और कुछ भारतीयों के भी हताहत होने की खबरें आ रही हैं। ऐसे में स्थिति थोड़ी सी संकट वाली लग रही है कि अब आगे होगा क्या। भविष्य जो है, शांति का भविष्य चिंता में है। सब पूरे विश्व को इस बात की चिंता है, लेकिन अमेरिका और
ईरान, इजराइल ये लगातार युद्ध के मैदान में डटे हुए हैं। कई तरह की बातें कही जा रही हैं, ईरान कुछ कह रहा है, अमेरिका की तरफ से कोई स्टेटमेंट आती है, उधर इजराइल लेबनान में लगातार हमले अपने जारी रखे हैं। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के अब इंतज़ार पूरे विश्व को है कि भैया क्या होगा और कब होगा। सब लोग चाहते हैं युद्ध, कोई नहीं चाहता, सब शांति चाहते हैं, सब चाहते हैं कि शांति हो। युद्ध में तो किसी का भी फ़ायदा नहीं होता, सबका नुकसान है। लेकिन उसके बावजूद भी स्थितियाँ अभी कंट्रोल से बाहर हो रही हैं। तो देखते हैं स्थिति में कुछ सुधार आएगा, कब आएगा। अभी तो हालात युद्ध की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं, लेकिन सब लोग, हम लोग भी उनमें शामिल हैं, सब लोग शांति रहे ऐसी उम्मीद कर रहे हैं, ऐसी आशा भी कर रहे हैं। तो आपका बहुत धन्यवाद, आपने हमारा ये वीडियो देखा। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।